चार अवधारणाएं आपको पढ़ाई थी मैंने, है ना। चलिए पहले धारा प्रवाह में उसका आंसर देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है क्या, समझ? ठीक है, कॉपी बंद कर लीजिए, लिखना था ही नहीं आपको। ठीक है, हमेशा कॉपी बंद ही रहनी चाहिए जब मैं आऊं तो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप। अरे वाह, शाबाश, तो आप बहुत जीवित हो। एक पेज क्या आया था, उसमें पूछा वाक्य। मैंने कहा तुम भी मर जाओ मैं भी मर जाऊं, और इसमें आप आए एनर्जी आप में। बिल्कुल आज लगा मैं राजस्थान की धरा मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा लगा, आपने आंसर बढ़िया दिया, शानदार है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इतना भी नहीं छत उड़ जाए। ठीक है, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, वर्णों के सार्थक समूह को, शब्द कितने प्रकार के, कौन कौन से? अच्छा, घर जाकर के पढ़ा या यहीं पढ़ने के बाद याद हो गए? तो याद हो गए ना आपको? तो बढ़िया, ये इसका मतलब ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ चमचे में आ रहा है। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। हिंदी भाषा की विकास यात्रा सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। शाबाश। भाषा का जो भी स्वाभाविक क्रम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पुस्तक या ग्रंथ। अगर अध्याय ज्यादा है तो ग्रंथ, और अध्याय 10-15 है तो पुस्तक। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। यहां तक हमने अपनी बात की थी। पद के अर्थ बताओ, क्या क्या लिखा है? ओहदा, पैर, कविता। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो क्या कहलाता है? यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चार में से। पहले यूनिट कौन सी? हमारी वर्ण। इसको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां से आपके प्रश्न आएंगे रविवार वाले जो आपका टेस्ट होगा उसमें, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण शब्द पर। तो ये वर्ण शब्द किस धातु से बना हुआ है? तो ये है व्री धातु से। किस धातु से? व्री धातु से। ध्यान रखना, धातु का मीनिंग क्या है वो समझा रहा हूं। एक होता है सोना, तांबा, पित्तल, चांदी, लोहा, ये भी मेटल है, इसे भी आप धातु कहते हो। केमिस्ट्री में धातु, अधातु, धात्विक, अधात्विक खनिज जैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। धातु का मतलब होता है क्रिया रूप। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। पट धातु, लिख धातु, वच धातु, गम धातु। वैसे व्री एक धातु है और उससे ये वर्ण शब्द बना। इसका अर्थ है चुनना। क्या अर्थ है इसका? चुनना, यानी कि चुनाव करना, यानी कि चयन करना। चुनाव या चयन करना, सेलेक्ट करना, ये इसका मीनिंग है। हमारे भाषा वैज्ञानिकों के सामने कई प्रकार की ध्वनियां थी, च, प, ल, ह, अ, ई, उ। इन ध्वनियों का उन्होंने चुनाव किया, सिलेक्शन किया और एक क्रम में उसको जमाया। इसलिए परिभाषा बनती है, चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वरमाला नहीं। हाँ, एक लड़के ने वरमाला लिख दिया, हो सकता है वो इसी ख्वाहिश में रह रहा होगा। वरमाला अलग है। अगर ढंग से वर्णमाला पढ़ेंगे तो वरमाला के योग्य होंगे, ये ध्यान रखना। तो वरमाला की बात नहीं कर रहा हूं, ये शब्द युग्म बन गया कि वर्णमाला और वरमाला में क्या अंतर है। देखो ये दोनों में अंतर हो गया। तो फिलहाल हम बात करते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट, यानी कि चुनी हुई ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है, कल हमने बात की थी वर्ण के लिए, क्या बात की थी? एक ही प्रयास में उच्चारण। एक ही प्रयास में उच्चारण, एक ही प्रयास में उच्चारण होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। फिर मैंने बात कही थी इसके भेद के बारे में। तो इसके भेद कितने हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम इन पर गहराई से बात करेंगे, इन दोनों पर। सर कितना लिखा दिया है? जितना स्क्रीन पर है उतना ही लिखा है बस। ठीक है, तो आप सवाल नहीं करें, सीधा सुने आप। ठीक है, तो वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, और अब इसके बारे में आगे की बात करते हैं। इसको दो भागों में मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां से आपके टेस्ट में आने वाला है, इसलिए अच्छी तरीके से समझना।
वर्णों को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, और वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है आपका स्वर, और दूसरे नंबर पे आता है व्यंजन। व्यंजन ध्यान रखना। देखो व्यंजन भी बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, ये दो, इसके भी दो अर्थ होते हैं। व्यंजन जो हम पढ़ते हैं क ख ग, ये भी व्यंजन है, और जो मिठाई होती है वो भी व्यंजन है। मेरे पिताजी नाना प्रकार के व्यंजन बनाना जानते हैं। इसका मतलब रसगुल्ले, जलेबी, मावे की मिठाई, बर्फी बनाना जानते हैं। वो हलवाई है, इसलिए वो व्यंजन, उनके लिए व्यंजन वो है। और मैं नाना प्रकार के व्यंजन पढ़ा रहा हूं, इसका मीनिंग है क ख ग आदि पढ़ा रहा हूं। यूनिक में रसगुल्ले, जलेबी, फाफड़ा पढ़ा रहा हूं, मीनिंग अलग है, दोनों का मीनिंग जगह अर्थ ग्रहण करना है। तो स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि इन की परिभाषा क्या है। एक भी परिभाषा रटनी नहीं है, सबको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। स्वरों के लिए जो पहला फैक्ट आता है वो ये आता है स्वतंत्र। स्वर क्या है? स्वतंत्र। अब आप कहोगे कैसे? देखो, ये मैं लिख रहा हूं अ, और ये मैं लिख रहा हूं क। इस क के निर्माण में क में कौन लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। क में अ लगा हुआ है। देखो, इसके उच्चारण में मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा। कोई सहारा नहीं है, लेकिन मैं क बोल रहा हूं, क में कौन आ रहा है? मैं ये कहूं ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये आना चाहिए। बोलो, देख, बोलो। आ ही नहीं सकता। अच्छा, आपसे सवाल करता हूं, आप स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? आ? परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो। अगर आप स्वतंत्र होते ना तो आप मेरी जगह होते। मेरी जगह से अभिप्राय है, देखिए, आपकी ईमानदारी से बताओ, कोई होगा विरला या एक दो कोई होंगे, अपनी फीस का पैसा आपने कैसे अरेंज किया ये बताओ। अपने मम्मी पापा या कोई गार्जियन आपके होंगे, उन्हीं से लिया होगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन पर आश्रित हैं। हम उन पर क्या है? आश्रित है। और जो आश्रित होता है वो परतंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परतंत्र है। ये ध्यान रखना। तो व्यंजन परतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये निर्बाध है। निर्बाध का अर्थ होता है इनके उच्चारण में कहीं बाधा लेश मात्र भी नहीं है। अ, देखो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क, तो बीच में कौन आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सबाध है। क्या है ये? सबाध, यानी बाधा युक्त है। इनमें बाधा होती है, इनमें बाधा नहीं होती है। ध्यान रखना। एक लड़के ने बोल दिया, सर आप कैसे कह रहे हो कि स्वर निर्बाध होते हैं? स्वर सबाध भी होते हैं। मैंने कहा भैया वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। भगवान ने अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम दी है, आप बोलो, देखो, अ बोल के बताओ। अ, ये देखो फटाक से बोल रहे, आप बोल के बताओ। अ बोल रहे हो ना, आप बोलो अ, बोल रहे हो, लेकिन किसी को बोलने में दिक्कत। अ, तो ये तो बाधा हो रही है। अरे भैया, ये बाधा नहीं है, ये प्रकृति की बाधा है। ये बाधा भगवान ने दे दी, उसका मैं क्या करूं? नहीं सर, आप तो कह रहे हो स्वर तो सबाद निर्बाध होते हैं, ये तो बोल ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति की बाधा। अगर मान लीजिए ऐसी प्रकृति की बाधा वाला एक इंडियन कैप्टन, टीम का कैप्टन बन गया और हेड एंड टेल करना पड़ा, तो ऊपर उछालेंगे। हेड चाहिए, टेल, वो यू फेंका सिक्का, यच। वो वो हेड गएगा, टेल गएगा, तब तो सिक्का नहीं जाएगा ना। मान लीजिए आपने कभी रेलवे स्टेशन गए, एक उद्घोषक की नौकरी होती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। वो कभी सुना ऐसा डायलॉग? और ऐसा आदमी अगर वहां भर्ती हो जाए और उसको उद्घोषक बना दिया है, अनाउंसर बना दिया जाए, वो क्या बोलेगा फिर? प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गई। तब तक तो चली जाएगी ना यार। वो तो प्रकृति की बात है। उसका मेरे विद्यालय में एक लड़का है, एडमिशन हुआ उसका। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ग, ग, घसीटा राम। मैंने लिख दिया।
2-3 दिन बाद एक लड़का और एडमिट हो गया, भर्ती हो गया क्लास में। मैंने बोला तेरा नाम क्या? बोले ग ग ग घसीटाराम। होता है कि 2-2 नाम वाले भी होता है, कई बार रमेश रमेश भी होता है, सुरेश सुरेश भी होता है। मैंने क्या वजह, इसका नाम भी घसीटाराम है, तेरा नाम भी घसीटाराम है। वो बोले इसको कम घसीटा, मुझे ज्यादा घसीटा है। ये ध्यान रखना। तो ये प्रकृति की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप इस पर ज्यादा उलझे नहीं, ठीक है। भगवान कभी किसी को इस प्रकार का मौका भी नहीं देवे, इसलिए हमेशा सबाद वाली स्थिति और निर्बाध वाली स्थिति बिल्कुल निर्बाध होनी चाहिए। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। कैसे होते हैं? ठीक है। ये कैसे होते हैं? सबाद और परतंत्र और सबाद। अब आगे चलते हैं। इनका होता है बिना सहायता उच्चारण, बिना सहायता उच्चारण, बिना सहायता के, बिना सहायता के। और ये है स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से। ध्यान रखना, इनका उच्चारण किससे होता है? स्वरों के, स्वरों नहीं। सर किसी का मजाक, अरे मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं। ये किसी स्टूडेंट ने सवाल किया, इसका जवाब मैं दे रहा हूं, ठीक है। मैं तो लास्ट में मैंने बोल भी दिया, भगवान एक लास्ट में एक लाइन कही थी, भगवान करे ना कभी किसी को ऐसा मौका देखना पड़े, ठीक है ना। तो ये मजाक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है ना। कोई अगर भगवान ने किसी को इस तरीके का दिया है तो वो उसके साथ बिल्कुल अन्याय किया है और अच्छा भी नहीं किया, ठीक है। तो प्रश्न यहां पर आता है कि स्वर स्वतंत्र होते, निर्बाध होते, बिना सहायता। ऐसी बात होती तो सभी कवि सम्मेलन बंद हो जाते। कवि सम्मेलन लाफ्टर शो देखा आप लोगों ने? उसमें एक वो है मोटा सा, कौन आता वो? कीकू, है ना। वो कितना हंसी का पात्र बनता है। तो संस्कृत के नाटकों में वगैरह में शरीर को लेकर के हास्य के पात्र बनाए गए। तो ये कोई वो बात नहीं है। ये मजाक तो तब होता है जब रियल लाइफ में हम किसी से व्यक्तिगत कोई बात करते होते हैं ना, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तब मजाक की स्थिति बनती है। बाकी एक जनरल बात है ये तो, ठीक है। तो इससे कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेना। और कोई ऑनलाइन वाला अगर इस परिस्थिति में है तो फिर उसे तो बिल्कुल ही आप दिल पे नहीं ले, ठीक है। सर आपकी क्लास लेता हूं, पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हाँ, अब देखो, एक सवाल वो ये कह रहा है कि मजाक नहीं बनाना चाहिए, और एक कह रहा है कि स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो दोनों में अलग अलग स्थिति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, ठीक है। इसलिए ज्यादा उलझने नहीं। तो ये 3 फैक्ट ऐसे हैं, ये इन दोनों में क्या स्पष्ट करते हैं? अंतर। ये ध्यान रखना, प्रश्न है, यहां से मैं प्रश्न बना के भी बताऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझे। लेकिन एक फैक्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बताओ वो ये कि दोनों का उच्चारण कैसा होता है? यस। तो इसके लिए हम यहां पर एक फैक्ट यहां लिख देते हैं, एक ही प्रयास में उच्चारण। ओके। और इधर भी क्या आएगा? एक ही प्रयास में क्या है? उच्चारण। ये ध्यान रखना, ये दोनों बातें क्या है? इन दोनों में समानता। क्या है? अब बन रही है परिभाषा स्वर की। वह ध्वनि जो स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के एक ही प्रयास में उच्चरित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। वह ध्वनि जो परतंत्र है, सबाद है, स्वरों की सहायता से एक ही प्रयास में उच्चरित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न है। और ऑप्शन देखिए, स्वर 11 होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर सबाद होते हैं, स्वर बिना सहायता के उच्चरित होते हैं। स्वर सबाद होते हैं, ये फैक्ट गलत है। अब आप समझे, ये कंटेंट हमने पढ़ा तो यहां से प्रश्न इस तरीके से बनकर हमारे सामने आया। इसी तरीके से व्यंजनों के बारे में पूछ सकते हैं कि व्यंजनों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन सबाद होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र। इन स्वर और व्यंजनों में किस बात की समानता है? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब प्रामाणिक, जब आप लिखोगे ना तब यहीं लिखना है, और जब ये लिखोगे तब यहीं लिखना है,
ठीक है, मैं वापस अगले पे आ रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्वरों पर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, परंपरागत जो हमारे स्वर हैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा अ के बाद कौन आएगा? आ, फिर ई, और ई के बाद बड़ी ई, फिर ऊ, और फिर बड़ा ऊ, और उसके बाद री, और फिर ए के बाद आई के बाद ओ, और ओ के बाद आओ, आओ के बाद आम। गाड़ी जावा दो। हाँ, बड़ी है। अरे दिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए। अ, आ, ई ऊ री, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने स्वर हो गए हमारे? 11 स्वर हो गए। ध्यान रखना, ये 11 स्वर है। इसी प्रकार हम बात करें व्यंजनों की। ये पूरे व्यंजन संधि में काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। ये हमारे टोटल व्यंजन कितने? परंपरागत 33। ये, और वो 33 के 33 का क्रम होता है, यहां से स्टार्ट होता है क, ये च, ये ट, ये त, और ये प। क के बाद ख, फिर ग, और फिर ग, और ये अंगा। च के बाद श, फिर ज, और ये ज, और ये आएगा य। ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। त के बाद थ, द, ध, न। प के बाद फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व, फिर श, स, स, और ह। ये है हमारे 33वीं व्यंजन। सवाल यह है कि ये जो 3 प्रकार के स है, क्या इन तीनों को आप जानते हो? आप जानते हो? जानते हो कौन कौन से? शाबाश। और बताओ, इनको क्या कहते हैं? अलग अलग बताओ मुझे। पहला वाला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या? आप बताओ। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ क्यों? देखो, मुझे याद है। बताओ। नहीं पता? आप बताओ। हाँ, नहीं पता बॉसों को? तो देखो, ये तीनों जो श है ना, आगे काम आएंगे, इसलिए कह रहा हूं। ये इनको समझिए, इनके कंसेप्ट को समझिए। आगे पढ़ाऊंगा भैया, आप क्यों आगे जा रहे हो? स्वरों को पढ़ाऊंगा। मेरे पुराने स्टूडेंट लग रहे हो आप। ठीक है, कोई। ये भाग कंठ कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग मूर्धा, मुर्दा नहीं, मूर्धा, ऊंचाई वाला सबसे। और ये वाला भाग कहलाता है तालु। क्या कहलाता है? तालु। तो देखो, कंठ से जिसका उच्चारण होता है उसे हम कंठ्य वर्ण बोलते हैं। कंठ सबसे पहले हम जब भी उच्चारण करते हैं तो ये हिस्सा आता है। ठीक है, देखो, हमारी भाषा बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। कितना रिसर्च किया होगा। कभी आपने जिंदगी में सवाल खुद से किया? जब भी हम प्रश्न करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, किसने, किसको, किससे, क से ही प्रश्न करते हैं। कभी प से प्रश्न किया क्या? प्या, प्यू, पे, है? कभी किया आप लोगों ने? नहीं। क्यों? कभी सोचा आपने? देखिए, ये पहला लेटर क्या है हमारा व्यंजन में? बताओ। हा? क, ये पहला लेटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये च। तो पहला लेटर जो क है, ये गले के इस हिस्से से उच्चारित होता है कंठ। शुरुआत यहीं से होती है, क, ख, ग, क, ख। फिर आगे आते हो, ये ओष्ठ से देखो, ट, फ, ब, भ। ये ओष्ठ से। पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आरपीएससी ने एक प्रश्न ऐसा पूछा था, और वो प्रश्न इस तरीके का था। देखो, अगर इंसान के होठों को काट दिया जाए तो कौन सा वर्ण प्रभावित होगा? हा?
एक छोरा तो ऐसा था, ऐसे कैसे होठ काट देंगे तो लोई आ जाएंगे, कैसे बोलेंगे? आ कैसे बोलेंगे, र कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आपके होठ काट दो दे कभी मैं, फिर बोल पाओगे ब? अरे पहले मुंडा पकड़ोगे बोलोगे क्या? तो फिर, लेकिन आरपीएससी है भैया, आंसर तो क्या होगा? हाँ, आरपीएससी कभी होठ कटवा सकती है तो कभी गला भी कटवा सकती है। इंसान के गले को काट दिया जाए तो कौन सा वर्ण प्रभावित हो जाएगा? ये, क्योंकि ये कंठ से उच्चरित होता है। हालांकि सभी प्रभावित होंगे कि गला काट देंगे तो बोलेंगे कहां से? आप समझो थोड़ा। तो बात ऐसे नहीं है, गला काटने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि गले से उच्चरित कौन हो रहा है। तो ये वाला भाग है श, शालू, शालिनी, शंकर, ये तालु वाले भाग से यहां से उच्चरित होता है, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य श। कौन सा श? और ये वाला जो श है ये मूर्धा वाले से, ऊंचाई वाले इस हिस्से से उच्चरित होता है। जैसे षटकोण बोलते हैं ना हम, हाँ, तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात पूरा ट वर्ग। उच्चारण करके देखना, ट बोलो, देखो ट, जबान कहां जा रही है? जैसे मंदिर का घंटा बजाने हाथ ऊंचा जाता देंगे ना, वैसे। हाँ, तो षटकोण देखो, श, षडानन, उसमें ये आता है। और ये जो स है संस्कृत में इसे दंत वाला स बोलते हैं, दंती स, जो दांत से उच्चरित होता है। ये त, थ, द, देखो त, थ, दांत स्पर्श करते हैं, दांतों में जबान टकराती है। तो सड़क, सविता, सूर्य, उसमें ये हिंदी में वर्ष यानी मसूड़ों से उच्चरित होने लग गया। तो ये तीनों स हमें पता होना चाहिए, तालु वाला स, मूर्धा वाला स, दंत वाला यानी मसूड़े यानी वर्ष से उच्चरित होने वाला श। खैर, इसको और आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी इस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, टोटल हमारी बातें जो हो रही है वो स्वर और व्यंजनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वापस बैक आते हैं अपन। सबसे पहले वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ण की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? व्री। व्री का मतलब चुनना। ठीक है, ओके, चुनना या चुनाव करना। वर्ण के बारे में क्या है? एक ही प्रयास में उच्चारण। कितने भेद है इसके? दो। कौन कौन से दो भेद है? स्वर। स्वर कितने? 11। ठीक है, स्वरों के लिए क्या बात है? स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के एक ही प्रयास में उच्चरित होते हैं। ठीक है, व्यंजनों के बारे में, परतंत्र, सबाद, स्वरों की सहायता से एक ही प्रयास में उच्चारण। व्यंजन कितने हैं? 33। चुनी हुई ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब आगे हेडिंग डाल दो और छापो इसे, जैसा लिखा वैसा का वैसा। इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी है, ना कोई कट कॉपी पेस्ट की तरह करना है, बस जैसा दिख रहा वैसा वैसा लिख लो। नहीं सर मैं पुराना चाहता नहीं हूँ, हमें ये हमारे सर ने स्कूल में पढ़ाया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है फिर तो। और आपको सर ने स्कूल में पढ़ाया है तो फिर तो अच्छी बात है और अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आएगी। हेडिंग डाल दीजिए वर्ण, और जैसा लिखा वैसा का वैसा लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते अपन। लिख लिया? वर्ण लिखना है, वर्ण के बाद व्री। व्री का अर्थ होता है चुनना या चुनाव करना। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति की धातु से हुई है? व्री धातु से हुई है। ठीक है, फिर लिखना है एक ही प्रयास में उच्चारण। फिर इसके भेद लिखने दो, स्वर और व्यंजन। फिर यहीं से दो भागों में डिवाइड करोगे आप। एक तरफ लिखोगे स्वर और एक तरफ लिखोगे व्यंजन, यहीं से कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम। हो गया? लिख लिया? 3 ही लिखा है हमने सेंटेंस, ज्यादा इसमें है नहीं, लिखना ही नहीं है। ओके, चलो इससे आगे वाले पे आओ। डिवाइड करके लिख लीजिए, एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन। अंतर की जगह अंतर, समानता की जगह समानता।
लिख लिया? ये लिखने के बाद फिर इसके नीचे आप पार्ट स्वरों की जगह स्वर लिख देना और व्यंजनों की जगह व्यंजन। वो 33 ही व्यंजन हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़े हुए। अ आ ई लिख दो एक तरफ और एक तरफ क च ट त प लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया? अब इसके नीचे स्वर और व्यंजन भी लिख लीजिए। कौन कौन से स्वर हैं हमारे? सारे 11 के 11 लिख लीजिए और इधर 33 के 33 लिख लीजिए। क च ट त प यही क्रम होता है, ध्यान रखना। क से कंठ, ठीक है। च से जो है वो च छ ज तालु वाले, इसका सूत्र होता है कतमदऊ। कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंती और ओष्ठ। प फ ब भ म ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। हो गया? लिख लिया सबने? चलिए अब एक नोट लिख लीजिए, फिर आपकी कॉपी बंद कर लेना। हो गया? लिखिए नोट। चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को, चुनी हुई, नोट लिखिए, चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को, चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। लिख लिया? चुनी हुई ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे थे अभी वर्ण पर, अब इससे आगे स्वर और व्यंजनों को अलग अलग अब पढ़ेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए स्वरों का वर्गीकरण और कॉपी बंद कर लीजिए। अब आपको नहीं लिखना है। स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, और कॉपी बंद कर लीजिए। यहां से आपके पहले टेस्ट में प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आज गुरु है, शुक्र और शनि, तो जहां तक लग रहा है कि मैंने जो प्रश्न दिए हैं वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो अभी 2 दिन और है, 2 दिन में हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेंगे। तो आज अब जो पढ़ा रहा हूं यहां से प्रश्न निश्चित है। सर आपके हाथ में क्या हो गया? मेरे एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से थोड़ा लगा हुआ है अंदर, मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो अंदर वायरिंग कर रखी है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, के वायर, ठीक है। के वायर बोलते हैं उनको, के वायरिंग बोलते हैं, ठीक है। वो आपको पता पड़ जाएगा किस टाइप का होता है, ठीक है। जब उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती है तो हड्डियों को जोड़ने के लिए वो वायरिंग होती है, ठीक है। तो चलिए स्वरों का वर्गीकरण याद रखना, स्वरों का वर्गीकरण, यहां से आपके प्रश्न आएंगे पहले टेस्ट में। भाषा वैज्ञानिकों ने स्वरों का वर्गीकरण जो कर रखा है, कितने आधारों पे किया है आप बताओ? बताओ कितने पैसे जमा कराए? पैसे नहीं किए, कराए?
कितने? उसकी कीमत जानते हो क्या है? नहीं नहीं, उसकी कीमत क्या है ये बताओ। बहुत है? मेरे लिए तो नहीं है। मैं 2 दिन में 20,000 रुपये ला के दे दूंगा, 2 दिन में, 1 घंटे में, कोई कीमत नहीं है। समझो, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। मैं कुछ कह रहा हूं, तुम वार्तालाप कर रहे हो, बातें कर रहे हो। बात करनी नहीं, सुनना। मेरी क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सुपरवाइजर में अगर कोई सब्जेक्ट रोकेगी तो वो हिंदी रोकेगी, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं रोकेगी आपको। और उसका रीजन भी आपको पता है। आप 12वीं तक आपकी जो क्या एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट होती है वो पढ़ लेते हो, बीएससी तक वाली सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। हिंदी हमने नहीं पढ़ी है, हमने सिर्फ विद्यालय स्तर तक की हिंदी पढ़ी है। और ये कंपटीशन में ऐसे पूछी नहीं जाती है, बहुत लेवल की हिंदी आती है। पेपर देखोगे ना, पसीना आने लग जाता है, अरे यार ये क्या पेपर हो गया। जीके तो खूब बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जीके को पढ़ने का, लेकिन हिंदी के लिए बहुत स्थितियां कमजोर है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मेरी क्लास को है ना, जब मैं पढ़ाता हूं बहुत सीरियस होकर पढ़ाता हूं। हर एक फैक्ट काम का है, पर इतना कह रहा हूं ये काम की बात है, यहां से प्रश्न आ रहा है तो फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सच बताऊं तो मुझे इतनी बात कहने की भी जरूरत नहीं है। मेरा काम तो पढ़ाना, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो उसकी मर्जी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि है ना, सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतनी आसान नहीं है जो आपको प्लेट में परोस देंगे, ले बेटा ज्वाइन कर ले। जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा उस दिन पता पड़ेगा, अरे यार सही कहते थे। इसलिए मैं कहता हूं दुख होता है। बच्चे बड़ी मेहनत, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके घर परिवार वाले कितना मेहनत करते होंगे, कितना पैसों का जुगाड़ करके, जैसे तैसे हो सकता है कोई उधार लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाऊं। ऐसी भी स्थितियां होती है। उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे? अपने खुद से वादा करो, ये पैसे एक नहीं, दो नहीं, कई लाख गुना। जिस समय में बीएड कर रहा था तब मैं फादर पर इंडिपेंडेंट था, तो मैंने पूछा बीएड में कितना खर्चा हुआ। फादर ने कहा कहीं नहीं, तू तो पढ़। पर मुझे पता था खर्चा हो रहा है, रहने का खर्चा, फीस का, किताबों का होता ही है। हमको लगता है फीस 22,000 नहीं है ये आप देखना, जब यहां से जाओगे ना तब आप पूरा एक नापना कि आपको ये कितना 50-60 हजार तक चला जाएगा मामला। जाता है? लगता है 20,000 रुपए हमने खोए नहीं। हमने अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लो, पैसे तो खोए ही है, पैसे तो वापस आ जाएंगे, हाथ का मैल है। लेकिन जिंदगी का जो अवसर हमने खो लिया वो बाद में नहीं आता। वैकेंसी हो सकता है 3 साल नहीं आई, तो उस 3 साल में आप क्या करोगे? अगर सेलेक्ट हो गए, नौकरी मिल गई, 3 साल घर में पैसे आएंगे, वो देखो आप। इसलिए हर एक क्षण जियो यहां पर, और मैं आपको जीने दूंगा, मरने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। किसी को भी किसी भी समय कुछ भी सवाल कर सकता हूं, इसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कामदेव आ गया, मदन जी आ गया, आने नहीं दूंगा, दरवाजा बंद ही रखूंगा। इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना, जगाना। बाकी सोते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट आए और यहां से पढ़ के बाद सेलेक्ट होके नहीं जाए, फिर यह मेरा पढ़ाना और मेरा यहां आना ही व्यर्थ है। इसलिए मैं अपने खुद से वादा करता हूं कि मेरी क्लास में मेरी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जिंदगी में हिंदी नहीं पढ़नी है, सेलेक्ट होंगे आप। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, फर्स्ट डे आया था और अभी भी कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन अगर कोई सब्जेक्ट करेगी वो हिंदी ही करेगी। उस दिन आना सेलेक्ट होने के बाद मेरे पास कि सर आपकी बात झूठी है, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये 23 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पता है पेपर कैसा आता है। जिन्होंने पुराने छात्रों से पूछना, वो रहे तो 1 या 2 नंबर से रहे, और वो भी हिंदी की वजह से रह गए। और जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी हिंदी की वजह से 15 में से 15 राइट करके आए, वो भी यही से पढ़ के गए। वो फिर कहते हैं नहीं सर आपके नोट से यहां से प्रश्न, यहां से शिव बहु ऐसा मिला। क्योंकि मैं बहुत गहराई से, मैं बता रहा हूं, मैं पेपर बनाता हूं, मुझे पता। और मैं हर किसी भी एग्जाम को विश्लेषण करता हूं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका ये हरियाणा बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कहीं पे भी कोई भी भर्ती होती है जहां हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, 10 राज्यों में, उनके सभी कंपटीशन पेपर का मैं विश्लेषक हूं, मैं विश्लेषण करता हूं। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो मैंने पढ़ाया और उसकी भर्ती में नहीं आया, और वो आया है,
और अपने नहीं आया, अपने आ सकता, मैं तुरंत अपडेट होता हूं और यहां पढ़ाता हूं। अभी 2nd ग्रेड की भर्ती है, 7 तारीख से स्टार्ट है आरपीएससी की, उसमें हिंदी आ रही है 2nd ग्रेड की। और वो हिंदी आप घर जाकर के कभी देखना, जो 2nd ग्रेड की पढ़ाई कर रहा है, अभी तो आपका पाठ्यक्रम हुआ नहीं है, और मेरे प्रश्न कितने का आते हैं, उसमें से कितना कंटेंट आता है, और वो पेपर में आते ही तुरंत देखूंगा और फिर उसके बाद आपको शेयर करूंगा कि देखो सर ये प्रश्न आते हैं, ऐसे आते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है आप सुपरवाइजर की तैयारी करो, सुपरवाइजर के पेपर देखो, पटवारी के भी देखो, जूनियर अकाउंट के देखो, जिसमें हिंदी आती है, व्याकरण, उसको पढ़ो, आपका लेवल अपने आप बढ़ेगा। जिसको कहते हैं ना विश्लेषण, प्रश्नों की समझने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होगी। मैं आपको ज्यादा नहीं लेके चलता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में कौन जानता है? अपनी क्लास में से इसके बारे में कौन जानता है, ये बताओ। बताओ कोई क्या जानता है ये नेट का मतलब क्या होता है? कोई नहीं जानता। देखो आपके जीके भी कमजोर है, 2-3 जने जानते हैं, शाबाश। हाँ आप बताओ। वेरी गुड। नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये? होता क्या ये? क्या हो ये? इसका मतलब क्या है? क्या हो एलिजिबिलिटी? नेशनल एलिजिबिलिटी क्या है? ये भला आपको राष्ट्रीय पात्रता हो गई किसकी? कॉलेज में पढ़ाने की। कॉलेज जैसे देखो विद्यालय में जब टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको लिए 2 पात्रता है, एक तो एसटीसी होनी चाहिए या बीएड होनी चाहिए। एसटीसी 1ली से 5वीं तक, बीएड 6ठी से लगा करके 12वीं तक। लेकिन कॉलेज में कोई पढ़ाएगा, तो मैंने बीएड कर रखी है, मैं कॉलेज में पढ़ाऊं? नहीं साहब, आप नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इतनी आसान नहीं। आपको क्या लगता है ये पात्रता परीक्षा, लेकिन कमबख्त बहुत जटिल है। इसमें पहला क्राइटेरिया 55% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में या एमए में, एमए या एमएससी या एमकॉम, जिसको अधिस्नातक कहा जाता है। 55% जनरल वालों की बात कर रहा हूं, बाकी के शायद 5% कम हो सकते हैं, 50% से कम नहीं होने चाहिए, 55% तो होने ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का सोच रहा है मैं एमएससी कर लूं, और अगर उसके 51% आए, उसका ख्वाब ही रह जाएगा, वो जिंदगी में कभी नेट का एग्जाम नहीं दे सकेगा। पहली बात तो ये, अगर कॉलेज का टीचर बनना है तो, बाकी तो मत दो। अगर उसको ये बात पढ़ाई करनी है तो उसके लिए तो एमएससी करो या एमकॉम करो या एमए करो, 55% से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ये दोगे। दूसरी बात, इसमें 3 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पेपर 40% नंबर लाओगे तब दूसरा चेक होता है, और दूसरा 50% लाओगे तो तीसरा चेक होता है। बाकी तीसरे में 99% भी नंबर लाओगे, कचरे के ढेर में डाल देंगे वो। ये है पैटर्न उसका, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। और ये पेपर कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, पात्रता मिलती है, आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटाइटल हो। मैं ग्रामीण परिवेश से था, मेरी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ थी, पर मुझे पता नहीं था कि यार ये कोई बीमारी है, यार ये भी कोई चीज होती है। तो किसी ने कहा कि तूने यार फर्स्ट क्लास एमए कर रखी है और तूने नेट का एग्जाम नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले ये ऐसा से पैटर्न होता है। बस उसी दिन मैंने ठान लिया, अच्छा ऐसा होता है, चलो आओ इसको करेक्ट करते। पहले पैटर्न को समझा। नेट के हिंदी से बात कर रहा हूं, नेट का हिंदी का पेपर जिसने मुझे बताया, उसने कहा राकेश मैंने 8 बार एग्जाम दिया है। कितनी बार? पर मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ है। मैंने कहा ऐसा कौन सा पेपर होता है यार ये, जो 8 बार देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ? मेरे को पैटर्न बता। पैटर्न देखा, सबसे पहला काम सिलेबस को देखना। मैंने सिलेबस देखा, मैंने कहा ये कब होता, क्या होता? बोले साल में 2 बार होता है। बस मैंने कहा अब तू जा, अगले साल मेरे पास आना, तेरे को ये मैं क्लियर करके बताता हूं। मैंने 20 साल के नेट के जितने प्रश्न पत्र थे उन सब का प्रिंट आउट निकलवा करके ये बड़ी फाइल बनाई और लग गया उनके प्रश्नों के पैटर्न पर। मैंने कहा प्रश्न आते कैसे हैं? मैंने वो 20 साल के प्रश्न अभी भी पढ़ा है मेरे पास, वो पूरा का पूरा बंच। जिसको नेट करनी होती है वो मैं उसको बताता हूं, ले ये ले जा, ये पूंजी मेरे जीवन की। और वो 20 साल के प्रश्नों का मैंने विश्लेषण किया, और इतनी बढ़िया तैयारी करने के बाद जब मैंने पेपर दिया, पहले ही अटेम्प्ट में
मैंने नेट क्लियर कर लिया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार उसी विषय में मैंने नेट कर ली हिंदी में, और कॉलेज पढ़ाने के लिए मैं इंटाइटल हो गया, कॉलेज में पढ़ाने के लिए। फिर आरपीएससी होती है कॉलेज लेक्चरर की, तो स्कूल में हमने नौकरी ले ली, तो उसके बाद कभी उधर जाने का हमारा मन ही नहीं हुआ। बस ठीक है उधर, क्योंकि कॉलेज में तो ये पार्ट तुमको पढ़ाना ही नहीं है, वहां तो बच्चे बस आते हैं खाली नाम मात्र के लिए, क्लास भी नहीं लेते। इससे बढ़िया तो विद्यालय में ढंग से बच्चों को पढ़ा तो पाएंगे, कंटेंट तो दे पाएंगे। तो उसके बाद विद्यालय में पढ़ाने लगे, खैर वो गवर्नमेंट में नौकरी में आ गए, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक ही प्रयास में प्राप्त कर लिया। तो मैं विद्यालय में भी पढ़ा सकता हूं, कॉलेज में भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं नेट क्लियर हूं। फिर किसी ने कहा सेट भी होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आरपीएससी करवाती है, हर 3 या 4 साल में होता है। मैंने कहा चलो इसको भी कर लेते। मैंने सेट का एग्जाम दिया, ये भी कर लिया, एमफिल कर लिया, सब कर लिए। लेकिन नौकरी तो मैं खाली पढ़ाने की तो कर रहा हूं, लेकिन क्वालिफिकेशन अपनी मजबूत की। इसलिए आपने अंदर से आप कुछ करो कि नहीं मैं ये प्राप्त कर सकता हूं। बहुत बाएं हाथ का खेल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता हूं ध्यान यही रखो, यहां बहुत कुछ, मैं हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हूं और उतना कंटेंट आपको दे रहा हूं, फिर आप कहीं और जाओगे, इधर उधर करोगे, नहीं करना। इसलिए पूरा ध्यान यही लगाओ। खैर, तो बहुत सी बातें हैं, अभी आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो मेरे जीवन के 43 सालों का अनुभव आपको झोंक रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया और किन किन चुनौतियों का सामना किया, तब जाकर के नौकरी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। ध्यान रखना, हलवा नहीं है जो प्लेट में दे दिया और लो बेटा खा लो। और अभी ये बात आपको याद नहीं आएगी, जब एग्जाम देकर के आओगे ना, जब सेलेक्ट नहीं होगे तब मेरी बातें याद आएगी। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, सच कड़वा होता है, उसे स्वीकार करना सीखें और कमी रह गई है उसमें सुधार करें। ठीक है, चलिए, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया है? 7 आधारों पर। कितने आधारों पर? मैंने कहा यहां से एक प्रश्न हो, अब ये ऑनलाइन वाले सर मैंने एक पहले भी क्लास ले रखी है, संधि आप बहुत अच्छा पढ़ा। अरे भैया आपके कमेंट इतने नहीं पढ़ूंगा मैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत लिखो, बस ठीक है मेरी क्लास समझ में आ रही है, अच्छी बात है, आप पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। और जो भी लिख रहे हो आप, ठीक है, मेरे पास समय कम रहता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट है, 300 350 तो लाइव होते हैं, आज थोड़े कम है, ठीक है, तो सबके कमेंट पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पढ़ाई कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, अभी फिलहाल थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 7 आधारों पर, उसमें से पहला आधार है मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। अब इसको समझना है, मात्रा और उच्चारण समय का मतलब क्या है। हम बात अभी व्यंजनों की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वरों की। देखिए ये है स्वर अ और ये स्वर है आ। ये तो बहुत छठी क्लास का बालक भी बता देगा किस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, हाँ, और किस में कम लग रहा है। तो ये कम उच्चारण में समय ले रहा है और ये ज्यादा। तो हमने डिवाइड किया इन 11 स्वरों में, कौन कम समय ले रहा है, कौन ज्यादा, इसलिए इनको डिवाइड करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। मैं पढ़ाऊंगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण कम समय में होता है, जिनका उच्चारण अधिक समय में होता है, ऐसे कौन कौन से हैं, कितने, ये सब बातें इसमें होगी। दूसरा आधार है मुखाकृति। ये मुखाकृति का मतलब है मुख की बनावट। ये मुंडा इन स्वरों के उच्चारण में खुलता है, कभी आधा खुलता है, कभी पूरा खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी मगरमच्छ की तरह खुलता है। देखो आ ई, आ ई, ये देखो खुल रहा मुख। तो कम खुलना, ज्यादा खुलना, इस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। कितने ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, कितने ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, कितने ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। इन सब पर हम बात करेंगे मुखाकृति के आधार पर। अगला है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति किससे पूछो, आप बताइए ओष्ठा क्या होता है? ओष्ठा क्या होता है? जिससे पूछो कोई बताओ क्या होता है ओष्ठ? ओष्ठ क्या होता है? कभी सुना नहीं? ओष्ठ नहीं जानते हो? उष्ट्र, ऊंट, ऊंट है, ओठ, वो ओठ तो जानते हो, केमल, केमल, क्रेमलक। तो ओष्ठा का मतलब नहीं जानते हो? ओष्ठ कभी नहीं सुना? ओष्ठ नहीं सुना? कहां से हो? हनुमानगढ़ से? ये सब हनुमानगढ़ के भरे हो का? तुम भी हनुमानगढ़, तुम भी हनुमानगढ़। ओष्ठ का मीनिंग होता है होठ। क्या होता है? होठ। अब आपकी गलती नहीं है, हमें जीवन में होठ ही पढ़ाया गया है, होठ ही सुना हमने।
तो होठ, अब ज्यादा जो शब्द जो ज्यादा नजदीक रहा हम उससे परिचित है, ओष्ठ से कभी परिचित हुए नहीं। ओष्ठ रसीले तेरे ओष्ठ रसीले, कभी यूं कहा क्या? हाँ, भीगे ओष्ठ तेरे, कभी ऐसा कहा क्या? भीगे होठ तेरे, होठ रसीले। हाँ, ये होठ है। होठ कोई क्या कहते हैं? ओष्ठ। और इसका एक और नाम है लब। क्या है? ये नया शब्द सीखे, लब। ये पर्यायवाची पढ़ गए हम, सुन लीजिए अब। ओष्ठ का मीनिंग क्या होता है? होठ। और होठों को क्या कहते हैं? लब। ये नहीं सुना आपने, लेकिन किसी जगह पर ये प्रयुक्त हुआ। जावेद अख्तर ने एक मूवी लिखी थी, उसमें गाने लिखे थे, सिलसिला मूवी। अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया गाना था, और उसमें वो गाना आता है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। उसी में पंक्ति आती है कि क्या कहूं कि शर्म से है लब सिले हुए। लब का मतलब क्या होता है? होठ। शब्दों को वोकैबुलरी मजबूत करो। कौन सा शब्द? देखो, मैं लब आते मैं वहां लेके चला गया, मेरा ध्यान कहां चला गया? लब। और लब कोई अधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर भी बोलते हैं। ये पर्यायवाची है, ध्यान रखना। तो ओष्ठ का मीनिंग क्या होता है? होठ। और इन स्वरों के उच्चारण में होठों पर मामला सारा। होठ अगर गोल हो जाते हैं चूड़ी के पहियों की तरह, सॉरी साइकिल की पहियों की तरह या चूड़ी की तरह, तो उन्हें क्या कहेंगे? और जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते उनको क्या कहेंगे? जैसे देखो, ऊ होठ गोल हो रहे, लेकिन ई होठ गोल नहीं हो रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। फिर आते हैं हमारे जीवा की स्थिति। जीवा की स्थिति, ये जीवा की स्थिति का मतलब होता है जबान, जीबड़ी। ये जबान सोई हुई है और अंदर घूमती रहती है, हमको पता ही नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दांत में कभी तालू में। ये चल 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 इधर, चल चल चल। ये जबान हमको कहती है समोसा समोसा, चल चल। हाँ, ये जबान जीभ लपलपाती है अंदर, मीठा मीठा, है ना? ऐसा लगता है ना? तो ये कौन है? ये जबान कहती है चलो मिठाई की दुकान पे, है ना? कभी कभी आइसक्रीम, अरे पानी पतासा, ये आगे लाइन दो लाइन। लड़कियां पानी पतासा ज्यादा खाती है ना? लड़के कम खाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं। ठीक है। तो जीवा की स्थिति, तो कभी जीवा का अगला भाग स्वरों को उच्चित कराएगा, कभी जीवा का पिछला भाग, कभी मध्य भाग। इसको अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्च स्वर, जीवा की स्थिति के बारे में। तो ये 4 ऐसे फैक्ट हैं जो उच्चारण पर है। लेकिन जो 5वां फैक्ट है वह है बनावट। बनावट का मतलब है स्वर बने कैसे, उनकी आकृति कैसे। तो देखो, ये दोनों जुड़वा भाई थे, अ दोनों एक जैसे हैं, शकल सूरत दोनों एक जैसे। कॉलोनी में खेल रहे थे और पड़ोसी के खिड़की का कांच तोड़ दिया इसने, और मार पड़ी बापड़े इसके को, पड़ी आकर के फटाक से ताम ताम दाम दाम, वो बहुत जोरदार। परेशान हो गए, एक बार कीचड़ में गिर गए, मम्मी ने इसका मुंडा धोया। थोड़ी देर बाद ये आया, इसका मुंडा धोया। मम्मी को पता ही नहीं पड़ रहा किसका मुंडा कितनी बार धोया। तो मम्मी ने निशान कर दिया, ये है नान को, यो है मोट को, ऐसे निशान बना दिया। इसी तरह से देखो, यह है नान की, यह है मोट की, यो नान को यो मोट को। इस तरीके से आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर इनमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्वर किस तरीके से, वो ये। ठीक है। अगला है नासिकता। नासिकता, नासिकता का मतलब है नाक। इन 11 ही स्वरों के उच्चारण में कितने ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण नाक से होता है या नाक से नहीं होता है? जैसे मैं नाक पकड़ के बोल रहा हूं, देखो, आ ई उ ए आई, देखो नाक पकड़ के बोल सकता हूं, बिल्कुल पकड़ के बोल सकता हूं, यानी मुख से ही बोल रहा हूं। लेकिन कुछ स्वर ऐसे भी होंगे जिनके उच्चारण में नाक का रोल होगा, और नाक का रोल का मतलब होता है हेमेश रेशमिया। क्या होता है हेमेश रेशमिया? जिससे पूछो वही बताओ, क्या होता है हेमेश रेशमिया? हाँ, पता नहीं, कोई, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है। आप बताओ। उसे हेमेश रेशमिया, शाबाश। क्या है हेमेश रेशमिया? जिसमें नाक का उपयोग होता है वो हेमेश रेशमिया, शाबाश। तुम बताओ। नहीं पता, ये सही आंसर। तुम बताओ। नहीं पता? हाँ, अरे हेमेश रेशमिया एक सिंगर है।
हिमेश रेशमिया एक सिंगर है। जनरली सिंगर मुख का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन हिमेश रेशमिया एक ऐसे दर्जे का सिंगर है, वो ज्यादातर मुख और नाक की ध्वनि का ज्यादा उच्चारण करता है। झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, वो नाक का प्रयोग करता है। और मुझको याद सताए तेरी, नाक है ना। आशिकी में तेरे, है ना, ये नाक से बोलता है। ध्यान, आशिक बनाया, ये नाक से बोलता। तेरा 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 जरूर ओ खजूर, ले 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 खजूर। अब आया समझ में? हिमेश रेशमिया मुख और नाक से बोलता है। ये मैं मजे करने के लिए नहीं बोल रहा, बता रहा हूं यहां पर वो नासिकता का। अब आप देखो, इसका उच्चारण क्या हो, नाक से हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब नाक पकड़ के बोलो, गंगा जमुना का ध्यान रखो। अब देखो, हाँ यस, बस नाक में जोर आ रहा है। हाँ, वो लड़की, हाँ आंख, ये देखो नाक में जोर है। यस, ये है मुख और नाक की ध्वनि वाला स्वर। ये क्या है? ई। अब बोलो, नाक पे जोर आया। ये कौन है? ऊ। और अब बोलो, आई बात चमचे में। ये हिमेश रेशमिया नाक वाली ध्वनि, वो नाक से बोलता है। हिमेश रेशमिया का मतलब है वो नाक से गए। नासिकता मतलब हिमेश रेशमिया नहीं होता, ये ध्यान रखना। मैं कहां कहां लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? तो नासिकता का मतलब समझ में आया? ओके। अगला है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से, कोई कंठ से, कोई तालु से, कोई मुर्दा से, कोई दंत से, कोई ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है, उन स्वरों का हम यहाँ डिवाइडेशन करेंगे। तो इस आधार पर हम बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है? बताओ कौन कौन से? मात्रा, मुख उच्चारण समय के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, जिह्वा की स्थिति, बनावट, नासिकता, उच्चारण, स्थान। अब लिख लीजिए हेडिंग और उसको पूरा कर लीजिए, ये सातों आधार। उसके बाद क्लास फिनिश। कल आते हम इस पर बात करेंगे ये, और पूरा लिखोगे मात्रा एवं उच्चारण आधार पर, ठीक है? मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ये सारे फैक्ट आपको लिखने।